वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th। अब तक के लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक वो ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो किस काम आता है, हैवी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने के काम आता है। इसमें दो डीज लगी हुई होती है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा होता है जो 10⁻⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके का हमने पढ़ा था। इसके बारे में दो चैम्बर लगे हुए होते हैं, एक D1 मान लिया था कल, एक D2। इलेक्ट्रो जब दोनों चैम्बर की हम बात करी थी उनके अंदर हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी हमारे पास, जिस कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। रिवॉल्व किस डायरेक्शन में करेगा, क्या बताया था भाई हमने, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वो बताया था कि वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब उसका एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, फिर दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके का हमने वो पढ़ा था। अब हम बात करते, कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं जिनके ऊपर जो साइक्लोट्रॉन पे एप्लीकेबल होती है, जो इसने प्रिंसिपल में पढ़ा है, जो इसका रिजल्ट हमारे पास आए हैं। उसके बाद हमने कुछ इसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों के बारे में यदि हम बात करें तो देखो कुछ लिखा हुआ है। आज पहली लिमिटेशन काफी बड़ी थ्योरेटिकल थी, पहला ही टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसको पहले लिख देते हैं ताकि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सके, मतलब वीडियो की टाइमिंग कम हो और सिलेबस आपका ज्यादा कवर हो सके। तो पहला क्या बताया इसने कि वी नो दैट द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल कोई भी हो हमारे पास, वो किस उसका मास यदि हम लिखे तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखी हमने, m = m0/√1 - c²/v²। इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी हुई। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, v²/c², सॉरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेलोसिटी, सॉरी, एक पार्टिकल हमारे पास जो मूव कर रहा है उसके मास को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहां से हम क्या देखें कि मास में कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं, और यदि वो ऑब्जेक्ट, तो ये वैल्यू कब होगी, कब हमारे पास ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, कि जब वो वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वेलोसिटी, ये भी क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ वो मूव करे, उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा, दिस शोज दैट व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड which are comparable to the speed of light, then the mass of the particle depend upon the speed। तो हमारा मास किस पे डिपेंड होने लग जाएगा भाई, क्योंकि मास के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है। यदि तो दोनों सेम है तो हमारा जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, स्पीड के ऊपर। कल हमने टाइम की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी हमने, और यहाँ पे हमें क्या बताया था, पहले हमने क्या चीज बताई है, जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमने ये बताई है कि यदि वो ऑब्जेक्ट है, हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है, यदि वेलोसिटी नहीं उसके नियरली इक्वल मूव कर रहा है, और यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के नियरली मूव करता है, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो मास है ना वो स्पीड पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है। ये फॉर्मूला है जिससे हमें पता लग जाएगा मूविंग पार्टिकल का मास है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज। अब हमने क्या बताया था कल कि टाइम की वैल्यू ये होती, और टाइम किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कल हमने बताया था टाइम डिपेंड करेगा मास पे, और मास यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि द टाइम डिपेंड अपॉन मास एंड हेंस द फॉर वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट द वैल्यू ऑफ टी आल्सो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ टी आल्सो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। For cyclotron cannot be accelerate that particle beyond that velocity। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यदि हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसकी स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से, जिसकी वेलोसिटी क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो, इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, पूरे ओवरऑल रिजल्ट यदि मैं आपको बताऊं, पहले हमने बताया यदि हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है वो, इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्पीड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, अब टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और यदि हमारी स्पीड है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम बात करें उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, तो वहां पे मास भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास की जो m की जो वैल्यू होगी इस फॉर्मूले से वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। टाइम डिपेंड कर रहा है मास पे, और मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी भी किस पे ना, जो टाइम है वो किस पे भी डिपेंड करेगा भाई,
वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए तो उस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन के अंदर। यदि हमारे पास कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी, हम उसको इसके अंदर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, तो इसके लिए भाई हमें एक लिमिट सेट करनी होगी कि भाई यदि इस लिमिट के अंदर अंदर आए तो हम क्या बताएंगे, वो उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट मत मान लेना कि स्पीड ऑफ लाइट नहीं, ये तो खाली एग्जांपल बताया था कि हमें उसके लिए एक लिमिट सेट करनी होगी। इस वेलोसिटी के साथ आएगा तो हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, इस वेलोसिटी के साथ आएगा तो उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम ये मानते थे कोई भी पार्टिकल आ जाए वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां से हमें क्या पता चला कि यदि उसकी भाई वो टाइम है वो स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, और इस केस में यदि उससे बाहर हमारे पास एक लिमिट जो होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की जो लिमिट है उसके बाहर हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो अब इसमें, अब नेक्स्ट बात करें भैया, हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकंड लिमिटेशन की। तो सेकंड आपको पता ही है, हमने कल बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। अब हम क्या कहते हैं, तो सेकंड लिमिट क्या होगी, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकता वो देखो, because the mass of electron is very small, so by giving a small amount of energy can make the velocity of electron very high, that is beyond the maximum वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, टाइम मास पे डिपेंड कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो भी मास पे डिपेंड कर रही है। अब मास बहुत कम होने के कारण उसको बिल्कुल यदि हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दे तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। एक बहुत कमजोर सा इंसान है, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा हैवी, आप दोनों को पैराशूट से बांध दिया हमने, हैवी मास वाला तो नीचे आ जाएगा, जिसका मास कम हुआ उसको पैराशूट अपने साथ उड़ा के लेके चला जाएगा। ठीक है, जो कि सेम यहाँ पे यदि हम बात करें भाई उसका जो मास कम है उसको बिल्कुल थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, उसकी जो वेलोसिटी वो और ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा हाई होते ही क्या करेगा, और हमें पता है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ही, पहले वाले लिमिटेशन में हमें यही तो बताया कि मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी हुई तो वो उनको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण हम क्या देखते हैं कि उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही क्या होगा कि वो उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमने वी नोट मानी थी कल, उससे भी ज्यादा वेलोसिटी को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। इस कारण से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपका साइक्लोट्रॉन का वो जो टॉपिक है वो पूरा होता है। यदि पेपर में आता है तो आपको कंप्लीट लिख के आना पड़ेगा लिमिटेशन के साथ, लिमिटेशन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा
फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a मैग्नेटिक फील्ड। हमने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया है और वो किसके अंदर रख रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड में। उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। भाई हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया, ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी L, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, PQ, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें से I, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो लेंथ के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। करंट इस डायरेक्शन में है तो हमने सेकंड यूनिट पर पढ़ा है कि ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। यहाँ तक हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखो, अब क्या कंसीडर किया वो देखो, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग या लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग ही रखो एक तो कंडक्टर PQ having length I, area of cross section A, I be the current flowing through the conductor from P to Q, theta be the angle between length of conductor and magnetic field। ये है हमारे पास एक एरिया, हमने मान लिया भाई कोई भी कंडक्टर पी क्या मान लिया, लेंथ जिसकी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मैग्नेटिक फील्ड B एंगल क्रिएट करी लेंथ के साथ, VD इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेते हैं अभी। इफ VD be the drift velocity of electron having charge minus E through the conductor then force is given by F की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, F हमें पता है क्या होता है, F होता है हमारे पास F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, माइनस E इंटू V की जगह क्या लेना है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B, ये आ गया पहला, ठीक है। इफ n बी द नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू जब 1 हो तो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, n पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू ए एल। कैसे आया भाई n इंटू ए एल? एरिया कितना है हमारे पास a, लेंथ कितनी है l, तो l इंटू बी इंटू एच होता है हमारे पास। तो ये दो एरिया, कोई भी एक हाइट दे रखी हो, तीनों मिलके एरिया इंटू कोई भी एक लेंथ ब्रेथ हाइट कोई भी एक मल्टीप्लाई करवाई तो क्या आता है हमारे पास, वॉल्यूम। आ गया होगा शायद यहाँ तक समझ में। क्या करना है, कुछ भी नहीं कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेंथ के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए बी हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, सॉरी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल हमारे पास लेंथ है, पी क्यू डायरेक्शन में करंट हमारा आई है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू ई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हमारे पास, तो फोर्स की ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई फोर्स की, हमने पुट कर दी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब कह रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा A इंटू एल, तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखो अब इसमें वैल्यू भाई हमारे पास किसकी आई है, n की, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n a l, ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब फोर्स बाय 1 इलेक्ट्रॉन कितना आया था भाई, f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस ई वी डी क्रॉस बी, ये आई थी एक इलेक्ट्रॉन। फोर्स बाय एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, कितना होगा n इंटू एफ, यहां पे n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो भाई, n a l e माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, यहां तक आ गया। कोई इक्वेशन नहीं मानी, शायद फर्स्ट मानी थी हमने एक वो फोर्स वाली, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, नहीं मानी तो भाई पहली फोर्स वाली जो ये इक्वेशन थी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आई, अब हमें पता है क्या, वी नो दैट I इज इक्वल टू n e a v d, ये हमें पता है n e a v d किसकी वैल्यू होती है, I की। ठीक है, अब इफ ए करंट इज multiplied by a length, then it become करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट हमने पहले भी पढ़ा भाई सर्कुलर वाले उसमें, यदि हमारे पास आई डी एल जिसमें लेके चलते थे तो ये करंट एलिमेंट नहीं मानते थे, लेंथ डी एल करंट आई, लेंथ एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते, करंट एलिमेंट ही तो बोलते थे। सेम वही बताया कि यदि हमारे पास कोई करंट है उसको मल्टीप्लाई हम लेंथ से करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये करंट एलिमेंट। सो यदि हम आई एल को लिखे, ये आई एल है, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, एन ई ए वी डी क्रॉस एल यूजिंग इक्वेशन 3। ऊपर वाली को दोनों साइड आई एल से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब ये क्यों किया है भाई, एन ए एल ई और वी डी, ये वैल्यू आ गई कंप्लीट हमारे पास। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
आई एल। ये इक्वेशन हमने मान ली 4। यूजिंग इक्वेशन 4 इक्वेशन सेकंड बिकम, इसको हमने टोटल फोर्स मान लिया भाई F। ये टोटल फोर्स है F, जिसकी इक्वल वैल्यू है N इंटू स्मॉल f, और ये तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये वैल्यू आई हमारे पास फोर्स की, और वहां पे हमने चेंजमेंट क्या किया है भाई कि आई एल यही लिखी दिया हमने कि इस इक्वेशन का यूज करके हमने ये वैल्यू निकाली। इक्वेशन दे ही रखी है हमारे पास, इसका यूज करके हमने निकाल लिया। ठीक है, ये था एक। तो अब इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखे तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं भाई। क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, सीधी सी बात है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई हमारे पास वहां पे करंट की वैल्यू थी, वो दे रखी। यहाँ पे वेक्टर सिंबल नहीं आएगा जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। दोबारा समझ लो एक बार, दोबारा ध्यान से देखो। ये हमने निकाला था भाई F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है हमारे पास। ठीक है, Q की वैल्यू भाई E बता दी और V की वैल्यू VD बता दी। दोनों हमने पुट कर दी इसके अंदर, इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब ये तो था एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? NaL। AL यहाँ पे वॉल्यूम है, N यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारे पास। यहां से हमने क्या किया है, N को हमने मल्टीप्लाई करवाया F से, टोटल फोर्स आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने यहीं छोड़ दिया। अब हमें पता है कि I की वैल्यू सेकेंड यूनिट पे जाते रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां से आया ये रिजल्ट। I इज इक्वल टू NEA VD, ये वैल्यू होती। अब दोनों साइड इसको L से मल्टीप्लाई करवा दिया, करंट एलिमेंट बन गया हमारे पास, इधर L लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू जो थी ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? IL लिख दिया। करंट एक स्केलर क्वांटिटी बाहर रख दिया हमने, L को अंदर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इस क्रॉस को हटाएंगे तो ये आ गया। अब इसकी कुछ स्पेशल, नेक्स्ट इसकी स्पेशल केस की यदि बात करें तो भाई इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये आया हमारे पास रिजल्ट फाइनल। इसमें हम क्या बता सकते हैं? थीटा क्या है भाई? एंगल अभी आपको पता ही है, लिख देते चलो फिर भी। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, सॉरी लेंथ आएगा भाई। ठीक, अब इसके स्पेशल केस की बात करें हम। स्पेशल केस फर्स्ट क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, या 0 हमारे पास या 180, F इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल टू 0। दैट इज व्हेन कंडक्टर इज placed in opposite direction of magnetic field, it experience जीरो फोर्स। ये था हमारे पास पहला। सेकंड यदि हम बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular to magnetic field
इट एक्सपीरियंस ए लार्जर फोर्स, या मैक्सिमम लिख लो, चलो मैक्सिमम फोर्स। तो ये इसकी भाई दो हमारे पास स्पेशल केस थे। मेन रिजल्ट ये है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम इसका जो टॉपिक हमारे पास उसमें हम इसका यूज करने वाले, याद जरूर रखना क्या रिजल्ट आया था, कहां से आया था। और आई एल क्रॉस बी की फॉर्म में भी इसको हम याद रख सकते हैं, जो पहले वाली फॉर्म थी, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, और ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।